I'm Hamza Abbas, and once again I welcome all of you to Environmental Science by Near Peer. उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो अभी तक मैं फाउंडेशन सेट करने की कोशिश कर रहा था पिछले लेक्चर तक, वो सही से सेट हो गई होगी और आप लोगों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड देन इन्वायरमेंट एज अ फिनोमिनन, वो भी सही से इस्टेब्लिश हो गई होगी. सो इन्हीं एजम्पशंस की बेस के ऊपर, जो कि मुझे उम्मीद है कि सिर्फ एजम्पशंस नहीं होंगी बल्कि हक बात भी होगी, इन्हीं की बेस के ऊपर मैं अब आप लोगों को आप लोगों के सफ़र में इजाफा करते हुए आपको इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंट की जो पॉलिटिकल रिकग्निशन है, जिसकी बेसिस के ऊपर सारी मूवमेंट्स हुई और जिसकी बिना पे जितने भी एक्शंस आजकल की दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और उस पर हम आज के इस लेक्चर के अंदर नज़रसानी करेंगे. सो आज हम बात किस चीज़ की करेंगे? आज हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियस जो है वो किस तरह से डेवलप हुई है हम इंसानों में, और वो कौन से टाइम पीरियड है जिसके अंदर डेवलप हुई है. सो उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इंसानी इर्तिका में जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके क्या रिपरकशंस रहे हैं इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही थी जिसकी वजह से आज की दुनिया के अंदर हम इन्वायरमेंट के, माहौल के जितने मसले मसाइल देख रहे हैं उनको हम लिंक बैक कर सकते हैं. ठीक है. तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिलाशुबा एक सच बात है, एक हक बात है. लेकिन उसी के साथ आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रेपरकशंस, ख़ुसूसन इन्वायरमेंटल रेपरकशंस, वो बहुत ज़्यादा हैं. तो सबसे पहला और सबसे एक अहम इसका जो इम्पैक्ट था या एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो थी अर्बनाइजेशन. देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो माहौल था जिसमें हम सारे रहते थे, ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड की ममालिक बल्कि जो फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक भी थे उस टाइम में, वो सारे थे, वो एक एग्रेरियन सोसाइटी थी. एग्रेरियन सोसाइटी या एक फ्यूडल सोसाइटी जो कि जिनका इन्हिसार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नहीं था बल्कि एग्रीकल्चर के ऊपर था, और उनका इन्हिसार था इस चीज़ के ऊपर कि वो जितने ज़्यादा अपनी लैंड की वैल्यू को एक्सप्लॉइट कर सके. ठीक है. उनका लैंड उनको जिस हद तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे. दैट इज़ वाई दे वर द एग्रेरियन सोसाइटीज़. ठीक है. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हम देखते हैं कि आपके यहाँ बड़े बड़े सेंटर्स के अंदर इंडस्ट्रीज लगना शुरू होती हैं, फैक्ट्रीज लगना शुरू होती हैं. अब फैक्ट्रीज के अंदर यू डोंट नीड फील्ड वर्कर्स. ठीक है ना. दे डिड नॉट रिक्वायर फील्ड वर्कर्स. ठीक है. इसलिए हुआ क्या कि आपकी वही फील्ड वर्कर्स जो कि पहले आपकी फील्ड्स में काम करते थे, क्रॉप्स के ऊपर काम करते थे, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर काम करते थे, उन्हीं को एम्प्लॉय किया गया इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. अब इन्हीं वर्कर्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स सिटीज. इस तरह से आपकी ये जो ट्रेंड टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन है ना, इसका आगाज होता है. ठीक है. जो कि अभी तक आपको चलता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. इससे तो पहले हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि आपके यहाँ अर्बनाइजेशन का पहला मसला क्या था कि आपका ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ठीक है. आपकी सोसाइटीज जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी उस तरह से आपके यहाँ देखा जाता है कि आपकी सिटीज जो हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. उनकी एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है. फिर आपका एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया इन द जॉब नीड्स, जो कि मैंने आपको बताया कि पहले वो फील्ड में काम करते थे मैसेज, और अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वही मैसेज उठ के कहाँ चलेगी? वो चलेगी इंडस्ट्रीज के अंदर. इसकी वजह से क्या होता है? आपकी सिटीज बढ़ती हैं. सो देयरफॉर an exponential increase in the urban population and resultantly increase in the resource depletion. अब ये मैंने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया? वो इस तरह से ड्रॉ किया कि देखिए, जिस तरह से आपकी सिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, उन सिटीज़ के अंदर आने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू क्रिएट शेल्टर्स, यू नीड टू क्रिएट रिसोर्सेज जो कि उधर के लोगों को सही से आप कह लें एंटरटेन कर सके. राइट. सो इसी तर्ज से अमल के तहत आप देखते हैं कि रिसोर्स डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होती है. आपके यहाँ बेतहाशा डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलती है एज ए रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. आपको इसी अर्बन पॉपुलेशन के अंदर जो आपने कंज्यूमरिज्म के सेंटिमेंट्स
डाल दिए होते हैं, उस कंज्यूमरिज्म की हवस को पूरा करने के लिए आपने प्रोडक्ट्स को इन्हांस किया, अपनी प्रोडक्ट रेंज जो है उसको इन्हांस करने की कोशिश की। उसी इन्हांसमेंट में आपने बेतहाशा माइनिंग की, आपने ज़मीन से जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते थे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। ज़ाहिर है अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन के अंदर वी रिक्वायर स्टील, वी रिक्वायर सीमेंट, ठीक है। सो ये कहाँ से आते हैं? ये ज़मीन से आते हैं। तो इनको हासिल करने के लिए आपने माइनिंग की, एंड ऑफ कोर्स ये पूरे का पूरा आप कह सकते हैं होलिस्टिकली स्पीकिंग इसका जो आप एक नाम दे सकते हैं दैट इज़ द रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। इसी के अंदर एक आप ये देखिए अगर हम साइड पे देखते हैं तो आपके सामने यही बात है, अर्बन सेंटर्स आपके सामने बनना शुरू हो गए, ठीक है। इन द सेम मैनर डिफॉरेस्टेशन, वन ऑफ द मेजर क्राइम्स दैट वी हैव कमिटेड, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। जिस तरह से हम लोग अपने फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी डिप्लोरेबल कंडीशन एंड समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ इन दिस सेंस दैट द फ्यूचर डज नॉट लुक गुड अगर हम इसी रेट से अपने फॉरेस्ट को डिप्लीट करते जाएंगे। आजकल के पराहे में भी अगर बात की जाए, इसी के ऊपर अगर आप ये देखिए, आजकल के मुताबिक आजकल के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इनहांस्ड डिफॉरेस्टेशन रेट्स may cause the loss of up to 7.5 million acres of primary agricultural land each year. ये दुनियावी statistics हैं, ये तो मैंने आगे सोर्स भी कोट की हुई है, Greenpeace, a website that basically writes upon the environmental issues. So urbanization is a fundamental issue, ठीक है। Urbanization is the first and the foremost issue which resulted after the advent of industrialization. Moving forward, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही इसका एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट लिंक कह लें, इसका एक वॉर्स के साथ भी लिंक बनता है। आपकी जिस तरह से कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज हुई हैं, आपकी इकोनॉमिक टर्म्स डिसाइड होना शुरू हो गई, और बहुत से मसले मसाइल आए। आपने देखा कि 1950 से पहले दुनिया की 2 जंगी अजीम होती हैं, वर्ल्ड वॉर 1 भी, वर्ल्ड वॉर 2 भी, ठीक है। ये सारी वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुई है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहली वेव 1760 से जो है 19वीं सदी के हाफ तक थी, फिर 19th सेंचुरी के हाफ से अराउंड 1863 से 20th सेंचुरी के हाफ के अराउंड जो है आपकी सेकेंड वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चलती है। सो इन्हीं वेव्स के दरमियान आपकी दुनिया की 2 जंगी अजीम जो हैं वो बर्पा होती हैं। सो उसके अंदर क्या होता है, जाहिर है कि जंग जब होती है तो जंग के अंदर जो एम्यूनिशन का इस्तेमाल होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपकी फैक्ट्रीज दिन रात काम करती हैं, ठीक है। उनको प्रोड्यूस करने के लिए उन वेपन्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी फैक्ट्रीज चलती हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एक तो ये हो गया ना आपकी वेपन्स की जो कह लें प्रोडक्शन है, दैट इज़ वन थिंग, राइट। इन द सेम मैनर इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ अ वॉर इज़ इमेंस, बहुत ज़्यादा है। आप अगर मिसाल लें कि डेवलपमेंट ऑफ यूरोप की बात करें, यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 तबाह हो गया हुआ था, ठीक है। उसको बाकायदा खड़ा किया गया है बाद में थ्रू द मार्शल प्लान एंड सो काफ़ी ज़्यादा जो यूनाइटेड स्टेट्स की डॉक्ट्रिन्स आई थी उस टाइम पीरियड के अंदर, उसके थ्रू खड़ा किया गया। सो अगर वो डिस्ट्रक्शन वहाँ पे इस तरह की थी कि उसकी वजह से वहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एक और अगर हम मिसाल लें वियतनाम वॉर की, अगर हम मिसाल लें वियतनाम वॉर में, चूँकि ये खदशा पाया जाता था कि एनिमी जो है वो जंगलों में अपने आप को छुपा लेगी, तो यूनाइटेड स्टेट्स यूज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, केमिकल वेपन्स टू वाइप ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। दरख्तों को ख़त्म करने के लिए, फॉरेस्ट को ख़त्म करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी इस्तेमाल की गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एनवायरनमेंट वाज बीइंग निगलेक्टेड इन वॉर्स, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर आप गल्फ वॉर की बात करें 1990 की, तो उसमें 600 के करीब ऑयल वेल्स जो हैं उनको आग लगा दी गई थी। इसका आप आई मीन इवन आई कांट इमेजिन कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है 600 ऑयल वेल्स की, ठीक है, और किस हद तक इसके रिपरकशंस होंगे। सो वॉर्स, यस, आप इसको डायरेक्टली भी लिंक कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी लिंक कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ आप लिंक कर सकते हैं इसको, एंड देन यू कैन ऑल्सो लिंक देम डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ जो ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट्स हैं,
ٹھیک ہے. پھر اگر ہم بات کریں سو پولوشن، ٹھیک ہے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے میس لیول میں پروڈکشن ہوتی ہے آف اے لاٹ آف تھنگس. ان دا سیم مینر جہاں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے اس پروڈیوس کو بنانے کے لیے یو نیڈ را مٹیریل. ٹھیک ہے، را مٹیریل کو ایکسٹریکٹ کریں گے، پھر آپ ایک فیکٹری کا پورا پروسیس رن کریں گے، اینڈ دین وہ ایک اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ آپ کے سامنے نکلتی ہے. پولوشن کے کیا حالات ہیں؟ پولوشن کی وجہ سے آپ کی وہی بات، 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں نا پولوشن کے، لینڈ، ایئر اینڈ واٹر. ان تینوں ایریاز کے اوپر دیر ہیو بین نیومرس اوکیزنز جہاں پہ ہمیں ان کا امپیکٹ نظر آتا ہے. اور امپیکٹ بھی چھوٹا موٹا نہیں، ایسا امپیکٹ جس کے اندر آپ کے ہزاروں جانیں جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر اس چیز کا اثر پڑتا ہے. مثال لیجیے کلر فاگ آف 1880 ان لنڈن، 1892 ان لنڈن. 700 افراد کو جو ہے اس نے امپیکٹ کیا اینڈ دے ڈائڈ. ان دا سیم مینر لنڈن میں ہی گریٹ اسماگ آف 1952. یہ تمام کیا تھے؟ یہ انبریڈلڈ کیپٹلزم کا جو ہے نتیجہ تھی، جس کے اندر the resources were being used without really considering the harms that those activities could incur on the environment or the people in general as well. ٹھیک ہے، سو وہی فیکٹریز جو تھیں، یہ فیکٹریز میں سے نکلے جانے والا ٹاکسک دھواں تھا which resulted in this killer fog and in the same manner یہ great smog کے اندر بھی. ٹھیک ہے، in the same manner یہ لو کینال ٹریجڈی. لو کینال ٹریجڈی کیا ہے؟ لو کینال واز بیسیکلی این ایریا ان نیاگرا فالز، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو کہ 1940 میں ایک کیمیکل کمپنی تھی جس نے پرچیز کر لیا تھا، اور اس کو یوز کیا جاتا تھا ایز اے ڈمپنگ زون. ٹھیک ہے، ڈمپ کس چیز کا؟ آپ کا کیمیکل ویسٹ سارے کا سارے کارسینوجینک ویسٹ اینڈ ایوری تھنگ، وہ سارا ڈمپ کیا جاتا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1940 کے بعد آپ کے جو ہے when it was used up، تو اس کو فل کر کے اس کے اوپر ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کر دی. اور ڈیولپمنٹ جب کی، گھر بنے، اسکول بنے، سارا کچھ بنا، سو ہوا کیا ایونچولی اس جگہ پہ ریزائڈ کرنے والے تقریباً اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ 21,000 پیپل they were seriously infected by those carcinogens. ٹھیک ہے، and people did not know until 1970s کہ اس کا کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور کتنا بڑا ان کے ساتھ ان کا نقصان ہوا ہے. A lot of them were then patients of leukemia. ٹھیک ہے، اور کینسر پیشنٹ بن گئے تھے. سو یہ 21,000 people were infected and were ایک غلط طریقے سے امپیکٹ کیے گئے تھے through this particular tragedy alone. In the same manner بھوپال کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا 1984 میں یہ بھوپال کا انسیڈنٹ، یہ کہ بھوپال میں فیکٹری تھی آن فرٹیلائزرز. ٹھیک ہے، اس کے اندر سے 40 ٹنز آف ٹاکسک گیس نکلی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں بھوپال میں، ہزاروں کی تعداد میں. اور اس کا امپیکٹس اور اس کے ریپریکاشنز صرف ان لوگوں تک نہیں تھے رہے، اسی ایریا کے اندر بہت ٹائم تک وہ ایک کائنڈ آف انیکسیسیبل ایریا ہو گیا تھا، بڑا ڈینجرس ہوتا تھا اس کو ایکسیس کرنا. سیم اپلائز ٹو چرنوبل 1986. ریڈیشن جس کی 20,000 کلومیٹر اسکوائر تک پھیلی. ٹھیک ہے، یہ نیوکلیر ریڈیشنز کی بات کر رہا ہوں میں. نیوکلیر ریڈیشن چرنوبل کی 1986 میں جو ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد 20,000 کلومیٹر اسکوائر تک پہنچی. صرف یوکرین تک یہ محدود نہیں تھا رہا، یورپ کے باقی ممالک کو بھی اس نے امپیکٹ کیا. ایک اس میں لاسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو یا امیج وغیرہ دیکھی ہو اپنی کسی سائنس کی بک کے اندر. ایکزون ڈیزاسٹر. ایکزون موبل دنیا کی ایک بہت بڑی آئل کمپنی ہے. اسی کا ایک آئل ٹینکر تھا جو کہ سمندر میں گزرا تھا 1989 میں اٹ سپلڈ. ٹھیک ہے، دنیا کا شاید پہلا سب سے بڑا اور پرابیبلی انوائرمنٹلی اسپیکنگ ون آف دی موسٹ سیریس ڈیزاسٹرز ٹو ایور ٹیک پلیس انوائرمنٹلی اسپیکنگ. 2.5 لاکھ کے قریب آپ کے سی برڈز جو تھے وہ اس آئل سپل کی وجہ سے مرے. ان دا سیم مینر 14 ممبرز آف 36 لوکل پرنس ولیم ساؤنڈ کلر ویل، جو کہ ایک بڑی مخصوص قسم کی ایک اسپیشی ہے، اٹ ڈسپیئرڈ بائی 1990. ٹھیک ہے، سو اس کی بھی ریپریکاشنز آپ کے سامنے ہیں کہ کس حد تک پولوشن جو ہے اس نے آفٹر انڈسٹریل ریولیوشن انوائرمنٹ کو اس کا نقصان پہنچایا. یہیں پہ ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور اگلے لیکچر کے اندر اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور اس ٹاپک کو کرنے کے بعد we'll discuss the phases of environmental movement as well. اور پھر ہم آف کورس اس کے اختتام تک